Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with in between questions. पहले जो हमारे जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करते हैं. So सबसे पहले न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, पेज नंबर 81 पे क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन. अब वो कह रहे हैं कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हमने देखा है कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं. ठीक है. सो अब वो इनसफिशिएंट क्यों रहता है हमारी ह्यूमंस की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन पोसेसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन. सो हमारी जो बॉडी डिजाइन है उसमें हमने इस चैप्टर में इतना कुछ पढ़ा, इतने सारे अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है. दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. तो वो कह रहे हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग सेल्स और टिश्यूज के अलग अलग काम्स डिफाइंड है कि इस सेल को ये काम करना है, इस टिश्यू का ये काम है. नाउ अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट, देयरफॉर डिफ्यूजन कैन नॉट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. सो अगर हम इसको कंपेयर करें यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ डिफ्यूजन होने से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. लेकिन हम अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करें, सिर्फ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा करना पॉसिबल नहीं है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसी पेज पे सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. अब कौन से क्राइटेरिया से हमें पता चलेगा कोई चीज अलाइव है या नहीं. आई नो क्वेश्चन बड़ा स्टूपिड सा लग रहा होगा भाई कि हम किसी को देख के बता सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं, बट ये हर चीज में है. प्लांट है वो अलाइव है या नहीं, तो ये सब कैसे पता चलता है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव मूवमेंट एट मॉलिक्यूलर लेवल. सो हमारे अगर मॉलिक्यूल लेवल पे मूवमेंट हो रही है, सो वी आर अलाइव. जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें कि कोई वॉक करता हुआ दिख रहा है, कुछ करता हुआ दिख रहा है, सो भाई जब हम स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं तो हम वॉक नहीं कर रहे होते, लेकिन तब भी हमारे क्या चल रहा होता है, ब्रीदिंग का प्रोसेस एटलीस्ट चल रहा होता है. सो बाकी अंदर बॉडी के प्रोसेसेस तो वर्क कर रहे हैं. सो मॉलिक्यूलर लेवल पे वो हमेशा काम करना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, अलॉन्ग विद रेस्पिरेशन एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन टू बी कॉल्ड अलाइव. सो ये सब प्रोसेसेस अगर एक बॉडी में चल रहे हैं सो उसको हम अलाइव कहेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगेन पेज 81 पे थर्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. What are outside raw materials used by an organism? आउटसाइड से जो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं, हम जो यूज करते हैं, वेरियस आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो. सबसे पहले फूड एज सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल. फूड की हेल्प से ही हमें एनर्जी और वगैरह मिलती है. देन ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. देन ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट वो भी हमें बाहर से ही मिलता है जिससे हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है एंड हमें एनर्जी मिलती है. देन वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन. अब वाटर के बिना तो वैसे भी जिंदगी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. सो प्रॉपर डाइजेशन हो उसके लिए जो वाटर है या बाकी फंक्शन हो सके, वो रिक्वायरमेंट जो वाटर की है वो भी आउटसाइड वर्ल्ड से ही मिल रही है हमें. देन द रॉ materials required by an organism will vary depending on the complexity of the organism and its environment. अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ह्यूमंस के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स है. एक प्लांट को अलग रिक्वायरमेंट होगी या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको अलग रिक्वायरमेंट होगी. सो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करती हैं रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये तो बेसिक चीजें तो चाहिए ही चाहिए. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अगेन पेज 81 पे ये क्वेश्चंस भी. व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. सो लाइफ में कौन कौन से प्रोसेसेस हमारे जरूरी है, जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं. न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया. ये बेसिक प्रोग्राम्स है, बेसिक प्रोसेसेस है जो हमें रिक्वायर्ड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. अब ये है क्वेश्चन नंबर पेज 87 के. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसको ऊपर कर लेते हैं. सो ये भी हमने नोट्स में तो देखो सब कुछ डिस्कस किया ही हुआ है. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते अपने खाने के लिए. देन हेटरोट्रॉफिक्स की बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड
एंड इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अब आप ये सोचोगे कि हाँ हम लोग तो अपना घर में खाना खुद बनाते हैं तो हम ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। यहाँ बेसिक चीजों की बात है, जो हम घर पे खाना बनाते हैं वो भी चीजें आती हैं तो हम बना पाते हैं, ठीक है। हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, ठीक है ना। नाउ ऑटोट्रॉफ्स में नेक्स्ट है फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने पूरा पढ़ा है। ये ऑटोट्रॉफ्स हमारे होते कौन से, ग्रीन प्लांट, जिसमें ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देन फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इन चीजों से हम अपना खाना नहीं बना सकते, करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। अब यहाँ पे क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, सो वो रिक्वायर्ड है। इसमें हमें क्लोरोफिल की कोई जरूरत नहीं है फूड प्रिपेयर करने में। देन ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड ऑल एनिमल्स एंड फंगी मोस्ट बैक्टीरिया हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बाकी इनके अलावा सब चीजें ही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड फॉलो करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन पेज 87 पे सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल है वो प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं। सो देखो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उन्हें बाहर एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। जैसे हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है प्लांट के पास जाके ब्रीथ करते हैं। सो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से मिल रही है। देन लाइट उनको मिल जाती है सन से, वाटर मिल जाता है जो सॉइल में वाटर डालते हैं। देन क्लोरोफिल फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। सो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वहां से इन सब चीजों की, इन सब रॉ मटेरियल्स की हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। नेक्स्ट है अगेन 87 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। सो हमारी बॉडी में HCl होता है, उसका क्या रोल है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। पहला द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आवर स्टमक डिसॉल्व्स बिट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। सो वो हमारा जो हमने खाना खाया है उसके जो बिट्स हैं उसको डिसॉल्व करके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम बनाता है। और वो एसिडिक मीडियम से क्या फायदा होता है, in this acidic medium enzyme pepsinogen is converted to pepsin which is a protein digesting enzyme, जिसकी हेल्प से जो हमारे खाने का प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो पाता है। then it also kills many bacteria and other microorganisms that enter along with the food, और फूड के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह चीजें आती है उसको भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 अगेन पेज 87 पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी हमने एंजाइम्स की बात करी तो अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज एमिलाइन, लिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा, ये सारे हमारे एंजाइम्स होते हैं एंड एटसेट्रा हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल वंस। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका सिंपलर ब्रेकडाउन होता है। These simple particles can be easily absorbed by the blood and thus transported to all cells of the। अब जब वो simple particles में आ जाते हैं तो blood को उनको absorb करना easy हो जाता है and then वो सारे जो cells है body के वहां तक पहुंच पाता है, ठीक है। Next है पेज again 87 पे क्वेश्चन नंबर 5, how is the small intestine designed to absorb digested food। अब small intestine को किस तरीके से वो बनी हुई है कि वो जो हमारा digested food है उसको absorb कर सके। So इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। So we have the small intestine has millions of tiny finger projections called villi। So हमारी small intestine में millions में ये finger like projection जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं जिनको villi बोलते हैं। Also notes में हमने डेप्थ में सब चीजें डिस्कस कर रखी है। So यहाँ पे हम इसलिए क्वेश्चन आंसर्स को वैसे ले रहे हैं कि आपको ये चीजें पता होंगी। So these villi increase the surface area for more efficient food absorption। अभी villi का काम क्या होता है, वो small intestine में surface area मतलब जगह बढ़ा देती हैं जिससे जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो इजी हो जाता है। Within these villi many food vessels are present that absorb the digested food। अब इन्हीं villi के अंदर काफी सारी ऐसी blood vessels है जो कि हेल्प आउट करती हैं इस digested food को एब्जॉर्ब करने में and carry to the blood stream and then उसको further blood stream में कैरी कराने में हेल्प करती है। From the blood stream the absorbed food is delivered to each and every cell of the body। और blood stream से ये जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है ये डिलीवर होता है हमारी बॉडी के हर सेल तक। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको लाइन वाइज सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।